और अब देखिए खबरें एक एक मिनट में तेज रफ्तार में। मथुरा के नंदगांव में नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर मंदिर के अंदर नमाज की तस्वीरें वायरल होने के बाद सोमवार को नंदमहल मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ब्राह्मणों ने मंदिर का शुद्धिकरण किया। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 29 तारीख को 4 लोगों ने आकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुई, उसमें दिख रहा है कि उन्होंने मंदिर में नमाज अदा की है। उसी के क्रम में हमने मंदिर को आज सुबह धोया है, गंगा जल यमुना जल छिड़क कर उसको पवित्र किया है और हवन यज्ञ करके उसका शुद्धिकरण किया है। इस मामले में मंदिर के सेवायत की ओर से पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया है कि धोखे से मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी गई। 29 अक्टूबर को 2 व्यक्तियों द्वारा मंदिर परिसर में आकर दर्शन किया गया। इसी दौरान उनके द्वारा नमाज अदा कर ली गई। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण की जांच खुफिया विभाग को सौंपी है। मंदिर में नमाज पढ़ने और उसकी फोटो वीडियो वायरल करने के पीछे आखिर क्या मंशा थी, अब इसकी भी जांच की जा रही है। मंदिर में नमाज अदा करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। हिंदुवादी संगठनों और साधु संतों में गुस्सा है। हाल ही में मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने का प्रकरण सामने आया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जब हम किसी की मस्जिद में जाकर के पूजा नहीं करते तो क्यों इस प्रकार से उकसावे की राजनीति की जा रही है? आपसी भाईचारे को खतरे में डालने का प्रयास किया जा रहा है। अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद ने भी मंदिर में नमाज पढ़ने को उकसावे की कार्रवाई बताया है। ये जघन्य और निंदनीय कार्य है। मुसलमानों के मौलवियों को अपने शागिर्दों को समझाना चाहिए, इस प्रकार हिंदू मंदिरों में जा करके इस प्रकार के प्रोपगंडा न करें। साधु संतों ने प्रशासन में मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले को गंभीरता से लेने को कहा है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुनव्वर राणा के विवादित बयान को लेकर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये एफआईआर हजरतगंज कोतवाली के सब इंस्पेक्टर दीपक पांडे ने दर्ज कराई है। एफआईआर में सामाजिक दुश्मनी फैलाने, शांति भंग करने के साथ ही आईटी एक्ट की धाराएं शामिल हैं। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद मुनव्वर राणा ने दारोगा को बेवकूफ तक बता डाला। एक मामूली दरोगा जो हाई स्कूल नकल करके पास किया होगा और रिश्वत दे करके दरोगा हो गया होगा, वो बेवकूफ मेरे ऊपर इल्जाम लगाएगा? उसको शब्दावली का प्रयोग नहीं मालूम होगा। 50 साल तक मैंने शब्दों के जूते साफ किए हैं। कहाँ किस शब्द को प्रयोग करना है। लखनऊ में अवैध रूप से बनाई गई बिल्डिंग के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अभियान छेड़ दिया है। सोमवार को डीएम की मौजूदगी में एलडीए ने कैसरबाग के ड्रैगन मॉल को गिराने की कार्रवाई शुरू की। इस अभियान के तहत लखनऊ में 7 बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग गिराई जाएंगी। इस अभियान में गैर आबादी वाले जितने भी हमारे बिल्डिंग्स हैं जो अतिक्रमण करके हैं सरकारी ज़मीनों पे या बिना नक्शे के हैं या जिनके लिए डिमोलिशन ऑर्डर्स पहले से एलडीए में पेंडिंग था, इन सबको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और इसी के अंतर्गत आज 7 जगहों पर बड़ी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जिसमें 2 जगहों पे मैं मौके पे खुद ही आया। एक तो थाना ठाकुरगंज में जहाँ पे एक अवैध बार बना हुआ था, हुक्का बार, कमर्शियल बिल्डिंग थी, और साथ ही साथ एक बड़ा ड्रैगन मॉल जो ये लाल बाग में स्थित है। ड्रैगन मॉल ये अवैध रूप से था, जिसका डिमोलिशन ऑर्डर था, जिसका एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, उसको भी गिराया जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण का अभियान अगले 3 महीने तक जारी रहेगा, जिसमें सरकारी जमीन पर कब्जे हटाए जाएंगे तो अवैध रूप से बनाई गई बिल्डिंग्स भी गिराई जाएंगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया। लखनऊ में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने फिर दोहराया कि एमएलसी चुनाव में वो किसी भी कीमत पर एसपी को जीतने नहीं देंगी। एसपी को हराने के लिए किसी का भी समर्थन कर सकती हैं। यूपी में जल्द ही आगे होने वाले एमएलसी के चुनाव में सपा के दूसरे खड़े किए गए प्रत्याशी को हराने के लिए बीएसपी को चाहे बीजेपी व अन्य किसी भी सपा प्रत्याशी के मुकाबले में भारी पड़े एमएलसी के प्रत्याशी को यदि वोट देना पड़ता है तो हम जरूर देंगे। मायावती ने बीजेपी को समर्थन देने के बयान को लेकर उठ रहे उन सवालों का भी जवाब दिया जिसे लेकर एसपी और कांग्रेस उन पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगा रहे थे कि बीएसपी किसी भी कीमत पर पूरे देश में खासकर यहाँ बीजेपी जैसी संकीर्ण व सांप्रदायिक ताकतों का साथ नहीं दे सकती है।
उन्नाव से कांग्रेस की पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने आज समाजवादी पार्टी का झंडा थाम लिया। करीब एक दशक से ज्यादा समय कांग्रेस में गुजारने के बाद अन्नू टंडन ने अपने समर्थकों के साथ अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान उन्होंने अखिलेश को यूपी का अगला सीएम बनाने का संकल्प लिया। और जिस चीज के लिए बहुत दिनों से मैं इच्छुक थी, वो मैंने निर्णय ले लिया और आज अखिलेश यादव जी के साथ उनके बगल में हूँ और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनको अगला मुख्यमंत्री बनाना, यही हमारा अब ध्येय हो गया है। वहीं अखिलेश ने अन्नू टंडन के एसपी ज्वाइन करने पर कहा कि इससे पार्टी मजबूत होगी। अन्नू टंडन जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं एक एक साथी सहयोगी का स्वागत करता हूं। आपको बता दें, अन्नू टंडन 2009 में उन्नाव की सांसद चुनी गई थी। अन्नू टंडन ने 29 अक्टूबर को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। कल यूपी की 7 विधानसभा सीटों में वोट डाले जाएंगे। पोलिंग पार्टियां सभी 7 विधानसभा सीटों के लिए रवाना हो गई हैं। टुंडला, बुलंदशहर, नौगांव, सादात, घाटमपुर, बांगरमऊ, मल्हानी और देवरिया सदर में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। कोरोना काल में वोटिंग को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1000 वोटर ही मतदान कर सकेंगे। भीड़ न लगे, इस वजह से हर मतदान केंद्र पर सहायक पोलिंग बूथ ही बनाए गए हैं। हर बूथ पर डॉक्टरों की एक टीम तैनात की जाएगी। ड्यूटी में रहने वाले कर्मचारियों, अफसरों को मेडिकल की सुविधा भी दी जाएगी। कोरोना संक्रमित बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा रहेगी। ऐसे मतदाताओं के पास खुद मतदान कर्मी जाएंगे और उनका वोट इकट्ठा करेंगे। इन 7 विधानसभा सीटों पर कुल 24,27,922 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन सभी 7 विधानसभा सीटों में कुल 3,655 पोलिंग स्टेशन और 1,753 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। यूपी उत्तराखंड में राज्यसभा का चुनाव तय तारीख से पहले ही पूरा हो गया। यूपी में 10 सीटों पर चुनाव था और सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत गए। उत्तराखंड में 1 सीट पर चुनाव था। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी नरेश बंसल निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने गए। दोनों राज्यों में 9 नवंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। उत्तर प्रदेश की 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, जबकि एक सीट पर एसपी और बीएसपी के उम्मीदवार जीते। राज्यसभा में अभी बीजेपी के 86 सांसद हैं। यूपी से 8 और उत्तराखंड से 1 सांसद जीतने से राज्यसभा का गणित बदल गया है। अब बीजेपी के पास 92 सांसद हो गए हैं, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 38 सांसद बचे हैं। आजादी के बाद पहली बार ऐसा है जब राज्यसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इससे पहले सिर्फ कांग्रेस का प्रभुत्व राज्यसभा में रहता था। राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ने से मोदी सरकार और भी मजबूत हुई है। बिहार में सीएम योगी ने आज 3 ताबड़तोड़ रैलियां की। सीतामढ़ी, रक्सौल और वाल्मीकि नगर में रैली के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। सीएम ने कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर चलती है, जबकि आरजेडी परिवार के विकास में लगी रहती है। योगी ने कहा कि कोरोना काल में बिहार के लोगों को यूपी सरकार ने सकुशल उनके घर तक पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो देश की 135 करोड़ जनता ही परिवार है, मोदी जी का यही परिवार है। लेकिन जिन्होंने देश के अंदर लूट खसोट करके इस परिवार को बेईमानी और भ्रष्टाचार करने की छूट दे दी हो, और जिन्होंने बिहार के अंदर शासन के दौरान एक परिवार विशेष को ही फलने फूलने लूट खसोट करने की पूरी अनुमति दी हो, देश की तरफ, भारत की जनता की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से देखने का कार्य करेगा तो उसकी आंखों को तस्तरी में परोस करके देश की जनता के सामने प्रस्तुत कर दो। कोरोना काल में अब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। नवरात्रि और दशहरे के दौरान त्योहारी सीजन में देश भर में बाइक और कार की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। हीरो मोटरकॉर्प ने अक्टूबर में 8 लाख से ज्यादा बाइक और स्कूटर की बिक्री की। ये बिक्री पिछले साल अक्टूबर से 2 लाख ज्यादा रही। वहीं मारुति सुजुकी की गाड़ियों की डिमांड काफी बढ़ी है। अक्टूबर में 19% ज्यादा कार बेची गयी। कंपनी ने 1,82,000 से ज्यादा कार का उत्पादन किया, जबकि पिछले साल अक्टूबर में 1.5 लाख से थोड़ी ही ज्यादा कार बेची गई थी। उधर अक्टूबर में जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। फरवरी के बाद पहली बार जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार गया है। अक्टूबर के कुल जीएसटी संग्रह 1,05,155 करोड़ रहा। वहीं यूपीआई ट्रांजैक्शन ने भी अक्टूबर में एक बड़ा मील का पत्थर पार किया है।
अक्टूबर में रिकॉर्ड 207 करोड़ का यूपीआई लेन देन दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। पिछले साल अक्टूबर में करीब 115 करोड़ का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ था। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार यूपीआई ने सितंबर के महीने में कुल 180 करोड़ लेन देन किए हैं। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। कोरोना के नए मामलों की संख्या रोजाना 50,000 से कम आ रही है। सोमवार को जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 45,230 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 496 लोगों को कोरोना से अपनी जान गंवानी पड़ी है। देश भर में अब तक कोरोना के कुल मामले 82,29,000 से ज्यादा हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 5,61,908 है। 75 लाख से ज्यादा कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक देश में 1,22,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। यूपी की बात करें तो यूपी में एक्टिव केस की संख्या 23,323 है, जबकि 4.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस करीब 4,000 हैं। 57,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। कोरोना के मामले का लगातार कम होना राहत की बात है, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत भी है। चीनी मिलों का पेराई सत्र शुरू होने से पहले ही किसानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बागपत के बड़ौत में किसानों ने मलकपुर चीनी मिल में क्रय केंद्र को लेकर प्रदर्शन किया। गन्ना का लहोड़ा गांव के किसानों ने तहसील पहुंचकर हंगामा किया। किसानों ने गन्ना क्रय केंद्रों को चीनी मिल से बाहर लगाने की मांग की। किसानों ने मांग न माने जाने की सूरत में भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। उधर सहारनपुर में किसानों ने डीएम ऑफिस पर धरना दिया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान गन्ने के बकाया भुगतान की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां किसान बेमियादी धरने पर बैठ गए। किसानों ने प्रशासन से चीनी मिलों पर 300 करोड़ से ज्यादा के बकाया भुगतान कराने की मांग की। जहाँ जहाँ मुआवजा नहीं मिला जमीन का बराबर दूसरे जिलों से, इन्हीं सभी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के पूरे जिले मुख्यालयों पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। उधर नोएडा में भी किसानों ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। बिजली की दर बढ़ने, मक्का और धान का उचित मूल्य दिलाने की मांग को लेकर किसानों ने हंगामा किया। सैकड़ों की तादाद में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। आगरा में ग्राहक की बाइक खड़ी करने को लेकर 2 दुकानदारों में जमकर मारपीट हुई, जिसके समर्थन में दोनों ओर से कई लोग उतर आए और दोनों ही ओर से लाठी डंडे चलने लगे। मामला शाहगंज थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि दुकानदारों के बीच पहले भी विवाद था। उधर फतेहपुर में भी 2 पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में महिलाओं के बीच भी हाथापाई हुई, जिसमें 2 महिलाओं के अलावा एक युवक को भी चोट आई है। घटना की सूचना के बाद पुलिस गाँव पहुंची और मारपीट को लेकर दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया। हमारे भाई मार रहे थे, जंगल में बेहोश पड़ा, तो हमें ये देखा है हमारी मतलब नंद पिंकी, उसने नोच के हमारे ये हाल किया। इसके बदतमीजी इसके भाई देवर कर रहे थे हमारे साथ। वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी में दबंगों ने एक दुकानदार पर लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि रास्ते में खड़ी गाड़ी को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद दबंगों ने दुकान में घुसकर दुकानदार की पिटाई कर दी और दुकान में तोड़फोड़ भी की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। पीलीभीत में अपने बच्चे को पाने के लिए मां ने अपहरण की झूठी खबर पर पुलिस को दौड़ा दिया। कई घंटे तक पुलिस बच्चे की तलाश करती रही। 5 घंटे बाद पुलिस ने सकुशल बच्चे को बरामद किया तो अपहरण की झूठी खबर का खुलासा हुआ। जब जानकारी की गई तो ये बात स्पष्ट हुई कि बच्चे की मां ने ही अपनी गरीबी के कारण बच्चे को इन लोगों को परवरिश दिया था। बच्चा सकुशल है और हम लोग कल इसे माननीय न्यायालय CWC के सामने पेश करेंगे और माननीय न्यायालय के आदेश से इस बच्चे को जिसकी सुपुर्दगी में दिया जाएगा उसको हम लोग दिला के उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। दरअसल आंध्र प्रदेश से आई संगीता नाम की महिला ने रास्ते में जा रहे लोगों को रोककर गुहार लगा रही थी कि उसके 8 साल के बच्चे का एक ऑटो ड्राइवर ने अपहरण कर लिया और पीलीभीत की एक महिला को बेच दिया। जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी तो पुलिस हरकत में आई और महिला और बच्चे को ढूंढ निकाला। सीतापुर में डॉक्टरों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक गर्भवती महिला के ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने लापरवाही से महिला के पेट में तौलिया छोड़ दिया। 4 महीने तक महिला दर्द से कराती रही। जब उसने दूसरे डॉक्टर से चेकअप कराया तो इस लापरवाही का खुलासा हुआ। मामला कजियारा का है, जहां महिला की जिला हॉस्पिटल में 5 जून को ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी। जी मेरा ऑपरेशन जब हुआ तो 28 सितंबर को हुआ, दूसरा वाला जी, और उसमें से तौलिया निकली है और उससे हमारी हार्ट डैमेज हो गई थी
और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, तो आंत हमारी काट के निकाल दी गई है। वहीं लापरवाही की खबर सामने आने के बाद हॉस्पिटल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब सीएमओ मामले की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। यदि यह विषय ऐसा है तो निश्चित ही गंभीर विषय है और इसकी सक्षम अधिकारी के द्वारा पूरी तरह से जांच कराकर जो भी इसमें उचित कार्रवाई होगी मरीज के डॉक्टरों की लापरवाही से महिला के पेट में संक्रमण इस कदर बढ़ गया है कि महिला की छोटी आंत तक काटनी पड़ी। गोरखपुर पुलिस ने महिला गैंगस्टर गीता तिवारी और शातिर बदमाश जस्सू जायसवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी जस्सू के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। शुक्रवार को महिला गैंगस्टर के घर में जश्न के दौरान हुई फायरिंग को लेकर ये गिरफ्तारी की गई। वहीं फायरिंग मामले में फरार चल रहे 3 बदमाशों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दरअसल महिला गैंगस्टर के घर बर्थडे पार्टी के दौरान 2 गुटों में फायरिंग हो गई थी, जिसमें 2 युवक गोली लगने से घायल हो गए, जिसको लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। फायरिंग में जो लोग घायल हुए हैं उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में पुलिस सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। अभियुक्त हमारे पास आ जाएंगे तब इसमें स्थिति स्पष्ट होगी कि इसमें और कोई अभियुक्त हैं कि नहीं। महिला गैंगस्टर गीता तिवारी 20 अक्टूबर को ही जेल से रिहा हुई थी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला, नमाज पढ़ने वाला एक आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। दिल्ली में जामिया नगर से फैजल गिरफ्तार किया गया है। 4 आरोपियों में से एक है ये फैजल। ये तस्वीर देखिए उसी की। 4 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। मंदिर की मर्यादा के उल्लंघन का आरोप। मथुरा के नंद बाबा मंदिर परिसर में पढ़ी थी नमाज और अब दिल्ली से हुई गिरफ्तारी। जामिया नगर में छिपा बैठा था फैजल नाम का यह शख्स। इसी ने नमाज पढ़ी थी मंदिर में जाकर, तो अब दिल्ली से हो गई है इसकी गिरफ्तारी। मंदिर के प्रांगण में जाकर नमाज पढ़कर नफरत फैलाने की कोशिश, गुस्सा भड़काने की लोगों में कोशिश। क्या मकसद था इसका, क्या इरादा था इसका? एक तरफ खुद को शायर बताने वाले मुनव्वर राणा कहते हैं कि हिंसा के लिए उकसाना गलत, तो हिंसा क्या जायज? और दूसरी तरफ ये उन्माद फैलाने वाली हरकत, मंदिर परिसर में नमाज। तो क्या इरादे हैं ऐसे लोगों के? इसी पर आज होगी महाबहस रात 8 बजे। जुड़िए मेरे साथ। और यहां पर जारी है कुछ ही पलों में खबरों का सिलसिला।